इतिहास का मैंने परिचय पढ़ा था, जिसमें हमने लेखन सामग्री और पुरातत्विक स्रोतों के आधार पर बताया था कि लेखन सामग्री और पुरातत्विक स्रोतों के आधार पर भारत का इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल की चर्चा कर ली थी। आज हम देखेंगे भारत का इतिहास एक नजर में, यानी भारत के इतिहास का विभाजन जिस प्रकार से किया गया है उसको हम पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। भारत का इतिहास है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और साम्यिक भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी तक पढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक पढ़ते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से 1947 ईस्वी तक पढ़ते हैं। साम्यिक भारत का इतिहास 1947 के बाद का पढ़ते हैं। तो आप इसको याद किस प्रकार से, वो इस प्रकार से प्रारंभ से मानव उत्पत्ति से 1206 ईस्वी दिल्ली सल्तनत की स्थापना, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं वहां तक का इतिहास है जो प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ा जाता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से 1707, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक का इतिहास है जो मध्यकालीन भारत का इतिहास में पढ़ा जाता है। 1707 से लेकर देश की आजादी तक, भारत आजाद हुआ वहां तक का जो इतिहास है वो आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ा जाता है। उससे आगे का इतिहास है जो साम्यिक भारत के इतिहास में पढ़ा जाता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ा जाता है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण काल पढ़ा जाता है, जिसकी चर्चा हमने कर ली। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी जाती है, जिसकी चर्चा हमने कर ली। इसका काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व है। उसके बाद में इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा ये सभ्यता स्थल पढ़े जाते हैं। वैदिक सभ्यता हमने चर्चा कर ली, जिसमें इसको 2 भागों में पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, जिसमें आर्यों के बारे में पढ़ते हैं। इसका काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का। उसके बाद में हम पढ़ते हैं महाजनपद काल। ये 2 चीज, महाजनपद काल और धार्मिक आंदोलन एक साथ पढ़ते हैं। महाजनपद काल है, इसका काल है 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 325 ईस्वी पूर्व तक। धार्मिक आंदोलन में हम मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ हम प्रमुख रूप से इनको पढ़ते हैं। इसी काल के अंदर महाजनपद में हम पढ़ते हैं, प्रमुख वंश पढ़ते हैं महाजनपद काल के अंदर, हर एक वंश पढ़ते हैं हम। शिशुनाग वंश पढ़ते हैं हम, और नंद वंश पढ़ते हैं। ये प्रमुख वंश हम महाजनपद काल में पढ़ते हैं। और अंगुत्रो निकाय में जो 16 महाजनपद बताए गए हैं, उनकी राजधानी, उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं इस इतिहास में। धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ते हैं। उसके बाद में अंतिम नंद वंश का शासक घनानंद है, उसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करता है 322 ईस्वी पूर्व में। और मौर्य काल है जो 322 ईस्वी पूर्व से 185 पूर्व तक का काल है जो मौर्य काल कहलाता है। ये एग्जैक्ट परीक्षा में इसी तरीके से पूछ भी लिया जाता है। तो मौर्य उत्तर काल है वो 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी पूर्व तक का काल है, मौर्य उत्तर काल कहलाता है। अब यहाँ पर मौर्य का शासन था, भारत के अधिकतर भाग पर मौर्यों का ही शासन था। उसके बाद में भारत पर छोटे छोटे कुछ स्वतंत्र राज्य हुए, मौर्य उत्तर काल में उनको पढ़ा जाता है, स्वतंत्र राज्यों को जो मौर्यों के बाद में हो गए थे। तो मौर्य उत्तर काल में कौन कौन से पढ़े जाते हैं? एक पढ़ा जाता है शुंग वंश और सातवां वंश, चेदी वंश, यहाँ पर शुंग के बाद में कण्व वंश भी पढ़ा जाता है। कण्व वंश, सातवां वंश, चेदी वंश, और कुछ विदेशी जो जातियां थी, कुषाण, शक, इनको भी इसी काल के अंदर पढ़ा जाता है। तो ये हम मौर्य उत्तर काल के अंदर पढ़ते हैं। दक्षिण भारत में हम इसी समय में संगम काल पढ़ते हैं। संगम साहित्य के बारे में दक्षिण भारत के अंदर हम 8वीं शताब्दी से 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हम संगम काल पढ़ते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं गुप्त काल। मौर्य उत्तर काल के बाद में पढ़ते हैं गुप्त काल। गुप्त काल है 319 से 550 ईस्वी तक गुप्तों का शासन रहा था भारत पर। गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। कब की थी? 240 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त था। कौन था? चंद्रगुप्त। कब की था ये शासक कब बना? 319 ईस्वी में। कौन सा संवत चलाया? गुप्त संवत। कब चलाया? 319 ईस्वी में। तो ये आप गुप्त काल को
इस तरीके से याद रख सकते हैं, ये चीजें मेन है भूतकाल के अंदर, इनको जोड़कर भी याद रख सकते हैं 319 से 550 ईस्वी को। और इसके बाद का काल है जो गुप्तोत्तर काल होता है, जिस प्रकार से मौर्यों के बाद में कुछ छोटे छोटे संपर्क राज्य हुए, उसी प्रकार गुप्तों के बाद में कुछ छोटे छोटे संपर्क राज्य हुए, तो उसको हम गुप्तोत्तर काल में पढ़ते हैं। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख जो वंश पढ़ा जाता है, बड़ा जो राजवंश पढ़ा जाता है वो है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, इसे ही कहते हैं वर्धन वंश। वर्धन वंश कब से कब तक किसका काल है? 550 से 647 ईस्वी तक, हर्षवर्धन की मृत्यु तक। वर्धन वंश में प्रमुख जो शासन प्रतापवर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, ये जो वर्धन वंश में पढ़े जाने वाले शासक है। उसके बाद में पढ़ते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल है वो है 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक का काल पूर्व मध्यकाल के। अब इस पूर्व मध्यकाल में हम क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें हम एक तो पढ़ते हैं राजपूत काल, दूसरा हम पढ़ते हैं कुछ दक्षिण भारत के राजवंश भी पढ़ते हैं इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति भी हम उस दक्षिण भारत के बारे में हम पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो हम इसमें पढ़ते हैं विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण राजपूत काल के अंदर इन दोनों को मिला के कर रहा हूं। राजपूत काल के अंदर हम पढ़ते हैं चालुक्यों को, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य वंश, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश और चौहान वंश और सिसोदिया वंश, ठीक है, मैं सिसोदिया ही करता हूँ सीधा। और उसके बाद में हम कुछ सीमावर्ती जो शासक थे उस समय वो भी पढ़ते हैं, जैसे कि बंगाल का पाल वंश, सेन वंश। दक्षिण भारत के राजवंशों में पढ़ा जाता है चोर, चेलों को पढ़ा जाता है, चेर, चोर, पांडे, पल्लव वंश, एक वाकाटक वंश भी पढ़ा जाता है, वाकाटक वंश भी प्रमुख रूप से पढ़ा जाता है। ये दक्षिण भारत में पढ़े जाते हैं, दक्षिण भारत के इतिहास में, और ये उत्तर भारत और मध्य भारत के इतिहास में ये राजवंश पढ़े जाते हैं। इसमें विदेशी आक्रमण में प्रमुख रूप से पढ़े जाते हैं मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी का जो आक्रमण था इसका, मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा पढ़ा जाता है इसमें सुकुबुद्दीन, तीसरा पढ़ा जाता है मोहम्मद गजनवी, चौथा इसमें पढ़ा जाता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ये प्रमुख आक्रमण, विदेशी आक्रमणकारी पढ़े जाते हैं। मोहम्मद गोरी मोहम्मद गोरी जो 1175 ईस्वी में आक्रमण करता है पहली बार भारत पे, जो पाटन का युद्ध, तराइन के युद्ध हम पढ़ते हैं 1192 में पृथ्वीराज चौहान के साथ। और उसके बाद में मोहम्मद गोरी का जो सेनापति होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में करता है, और इसके साथ में मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और इसको आप एक बार ध्यान से देख लें, आपके दिमाग पे इमेज बन जानी चाहिए, ताकि आप भारत का इतिहास जब भी पढ़ो तो आपको चीज़ें हैं जो आपस में घुले मिले नहीं और सरलता से लंबे समय तक याद रहें। धन्यवाद।